हाय, दिस इज प्रेम। आज 27 अप्रैल 2022 को इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का क्लास 10th वालों का पेपर था। ये सेट नंबर 1 है जिसका पूरा सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं, आपके सामने सॉल्व करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर पेपर कोड है 241 और सीरीज है DPQRS। अब आपका भी अगर ये पेपर हो तो आप इस पूरे वीडियो को देखकर मैच कर सकते हो कि क्या आपने सही किया है या आपने गलत किया है। ओके, तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का ये पूरा पेपर था, 40 मार्क्स का पेपर था। आते हैं अपने रीडिंग सेक्शन में। ये सबसे पहला पैसेज मिल्खा सिंह वाला पैसेज था। अगर आपका भी पैसेज मिल्खा सिंह वाला पैसेज है ना, तो आप इस पूरे वीडियो को जरूर देखो, ठीक है। आते हैं सीधा हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा था कि भाई व्हाट इज मिल्खा सिंह नोन एज। अब आपको इसका आंसर क्या लिखना था? इसका आंसर बहुत सिंपल था, जो कि पैराग्राफ नंबर 1 में ही दिया था कि मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग जट। मिल्खा सिंह इज नोन एज फ्लाइंग जट, इसका जो आंसर था ये पहले ही पैराग्राफ में दिया गया था, ठीक है। अच्छा, आगे था कि व्हाट रियलाइजेशन डिड मिल्खा सिंह हैव when he was on the track during the Melbourne Olympics। अब इसका आंसर ना आपको पैराग्राफ नंबर 4 में मिलेगा। पैराग्राफ नंबर 4 में आप ये एक लाइन देख सकते हो कि I was on the track that I saw how inconsequential my talents were when pitted against superbly fit एंड सीजन एथलीट्स। तो भाई साहब, जब मिल्खा सिंह ट्रैक पर थे ना, मेलबर्न ओलंपिक्स की बात है ये, तो उन्होंने क्या रियलाइज किया? उन्होंने यहां से लेकर यहां तक रियलाइज किया। अब आपको इसी लाइन को ना अपने वर्ड्स में लिखना था। अगर आपने यही पूरी लाइन उतार दी है तो आपको पूरा नंबर तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ कुछ नंबर जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मिल्खा सिंह ने यह रियलाइज किया कि उनका टैलेंट बहुत कम है दुनिया भर के सुपरबली फिट और सीजन्ड एथलीट्स के सामने। अब आपको यही अपने वर्ड्स में लिखना था। आप कुछ भी लिख सकते थे। आप लिख सकते थे कि मिल्खा सिंह रियलाइज दैट हिज टैलेंट्स वर टू लेस इन कंपैरिजन विद इंटरनेशनल एथलीट्स हु वर सुपरबली फिट एंड सीजन्ड, ठीक है। तो आप इस आंसर को लिख सकते थे, आपको पूरा नंबर मिलता। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को देख लिया पैराग्राफ नंबर 1 से, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि लिस्ट एनी 2 ऑफ मिल्खा सिंह अचीवमेंट। आपको मिल्खा सिंह के दो कोई भी अचीवमेंट लिखने थे। तो पैराग्राफ नंबर 1 में ही मिल्खा सिंह के बहुत सारे अचीवमेंट दिए गए हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर 1 देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अचीवमेंट्स थे मिल्खा सिंह के, ठीक है। तो आप यहां पर देख सकते हो बहुत सारे थे, आपको केवल 2 लिखने थे। आप कुछ भी लिख सकते थे, जैसे कि ही इज द ओनली एथलीट टू विन गोल्ड इन 200 मीटर्स एट द एशियन गेम्स एज वेल एज द कॉमनवेल्थ गेम्स। मतलब इन दोनों गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले इंडियन थे मिल्खा सिंह, ठीक है। तो इनका ये पहला अचीवमेंट था। दूसरा अचीवमेंट आप लिख सकते थे कि ही ऑल्सो वन गोल्ड मेडल्स इन द 1958 एंड 1962 एशियन गेम्स, ठीक है। तो आप यही 2 अचीवमेंट्स लिख सकते थे। डायरेक्टली अगर आप ये भी लाइन लिख देते ना, तो आपको इस क्वेश्चन में आंसर मिल जाता, क्योंकि ये दोनों इनके अचीवमेंट्स थे, ठीक है। तो अगर आपने ये किया है तो बिल्कुल सही है, अगर नहीं किया है तो भाई नंबर भूल जाओ, ठीक है। चलो अब चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस डिड मिल्खा सिंह फॉलो। मिल्खा सिंह जब मेलबर्न ओलंपिक्स में हार गए थे ना, तो उन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था। अब वो कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस थे? तो इसका आंसर हमें पैराग्राफ नंबर 2 में दिया गया है। आप चलते हैं फटाफट पैराग्राफ नंबर 2 को देखते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस इन्होंने फॉलो किए थे, ठीक है। आप देख सकते हो आगे है यहां पर ये यस, हियर इट इज, ठीक है। इट इज इन पैराग्राफ नंबर 5। एवरी मॉर्निंग आई वुड राइज टू द क्रैक ऑफ डॉन, गेट इनटू माय स्पोर्ट्स किट एंड डैश ऑफ टू द ट्रैक वेयर आई वुड रन 2 or 3 miles क्रॉस कंट्री इन द कंपनी ऑफ द कोच। भाई अगर आपने इसी लाइन को, ये आपका आंसर नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर 3 था। आप अगर इसी पूरे पैराग्राफ को अपने वर्ड्स में लिख दिए होंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो ये था कि उन्होंने क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अपने लाइफ में इंपोज किया था। वो हर सुबह उठ जाते थे क्रैक ऑफ द डॉन, यानी जब सनराइज होता था, जब सूर्य उगता था, उसके साथ ही वो उठ जाते थे स्पोर्ट्स किट पहनकर और तुरंत ट्रैक पर पहुंच जाते थे दौड़ने, और वहां पर जाकर वो 2 और 3 मील यानी 2 या 3 मील दौड़ते थे अपने कोच के साथ, ठीक है। तो यही स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन था जो उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया था, इंपोज किया था। सो दिस इज आंसर नंबर 3। आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट आंसर पर, आंसर नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई साहब स्टेट
टू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज हार्ड एंड स्ट्रेंटिनियस प्रैक्टिस। मतलब मिल्खा सिंह ना बहुत ही कठिन और बहुत ही एकदम तपा देने वाला मेहनत करते थे अपने दौड़ने में। ठीक है, तो आपको दो परिणाम बताना है जिससे आपको पता चलता है कि वो बहुत कड़ी मेहनत करते थे। ठीक है, तो हमें किस चीज से पता चलता है, आप देख सकते हो यहां पर दिया गया है कि यस इट इज इन पैराग्राफ नंबर 6। आपका जो आंसर नंबर 4 है ना, ये पैराग्राफ नंबर 6 में दिया गया। यहां पर आंसर नंबर 4 है। ये देख सकते हो आप यहां पर कि आई प्रैक्टिस सो स्ट्रेंटेसली दैट ऑफन आई वाज ड्रेन्ड ऑफ ऑल एनर्जी। सबसे पहला आपको ये मिल जाएगा। आपको दो चीज लिखने हैं, आपको कोई दो ऐसे घटना बताने हैं जैसे आपको पता चले कि मिल्खा सिंह बहुत कड़ी मेहनत करते थे। तो पहला आप ये लिख देते थे कि आई वाज ड्रॉन्ड ऑफ ऑल एनर्जी। ठीक है, मतलब वो पूरी एनर्जी से खत्म हो जाते थे फिर भी वो दौड़ते रहते थे। और दूसरा, I would increase my speed to such an extent that after my rounds I would vomit blood or drop down unconscious through sheer exercise। मतलब कि वो इतनी कड़ी मेहनत करते थे कि भाई जब भी वो दौड़ के खाली होते थे ना तो उनके मुंह से खून आ जाता था या कभी कभी वो एकदम चक्कर खा के गिर जाते थे। तो आप या तो ये पहला वाला लिख दो एक ये, और फिर ये दूसरा वाला लिख दो, या आप ये भी लिख सकते हो कि ड्रॉप डाउन अनकॉन्शियस थ्रू सीयर एक्सरसाइज। आप कुछ भी लिख सकते हो कि भाई वो ब्लड वोमिट कर सकते थे, वो ब्लड वोमिट करते थे, मतलब कि उनके मुंह से खून की उल्टियां होती थी, और दूसरा वो चक्कर खा के गिर भी जाते थे। अगर आपने कोई भी दो लिख दिया है तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर और देखते हैं कि भाई साहब फिफ्थ क्वेश्चन क्या था। व्हाट मोटिवेटेड मिल्खा सिंह टू बिकम द बेस्ट एथलीट इन द वर्ल्ड। भाई मिल्खा सिंह का मोटिवेशन का क्या राज था, मतलब मिल्खा सिंह किस वजह से इस दुनिया के नंबर 1 एथलीट बन गए। तो कुछ तो रहा होगा ना, बिल्कुल है। और इसका आंसर हमें मिलेगा पैराग्राफ नंबर 6 में। ये देखो यहां पर लिखा गया है कि भाई my only focus was to become the best athlete in the world, but then images of a packed stadium filled with cheering spectators wildly applauding me as I crossed the finishing line would flash across my mind and I would start again। बस यही कारण था। ठीक है, इनके मोटिवेशन का यही कारण था कि जब भी इनका मोटिवेशन कम होता था ना तो इनके दिमाग में कुछ पिक्चर्स चलने लगते थे। ये अपने आप को इमेजिन करने लगते थे कि ये एक स्टेडियम में है और जो स्पेक्टेटर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो अगल बगल इनको चीयर कर रहे हैं, मिल्खा सिंह, और इनको अपलॉड कर रहे हैं। जब कभी भी वो ये सोचते थे ना तो भाई उनको मोटिवेशन आ जाता था। और यही है आपका आंसर नंबर 5। ठीक है, तो आपने अगर इस लाइन से अपना आंसर निकाला होगा तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। दिस इज ऑल अबाउट पैराग्राफ नंबर 1। अब हम करेंगे पैराग्राफ नंबर 2 को। पैराग्राफ नंबर 2 के क्वेश्चंस पे चलते हैं। पैराग्राफ नंबर 2 जेके रॉलिंग के बारे में था। इन्होंने बहुत ही फेमस बुक हैरी पॉटर को लिखा था। आपका पैराग्राफ नंबर 2 अगर जेके रॉलिंग के बारे में है ना तो आप इस वीडियो को जरूर देखो। ठीक है, चलते हैं इस क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये हमसे पूछता है कि भाई एक्सप्लेन जेके रॉलिंग्स नियर मैजिकल राइज टू फेम। ठीक है, अब इसका जो आंसर है ना वो पैराग्राफ नंबर 1 में ही दिया गया है और बहुत ही क्लियर शब्दों में दिया गया है। आपको इसको ढूंढने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, कहां है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि इसका आंसर कहां पर है। तो हियर इट इज इन पैराग्राफ नंबर 1। आप देख सकते हो साफ साफ लिखा है कि भाई द स्टोरी ऑफ जोआनी कैथलीन रॉलिंग्स नियर मैजिकल राइज टू फेम इज ऑलमोस्ट एज वेल नोन एज द कैरेक्टर सी क्रिएट्स। बस यही हमारा आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। चलो तो दिस इज आंसर नंबर 1 ऑफ पैराग्राफ नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं कि व्हाट रीजंस डिड द पब्लिशर्स गिव फॉर रिजेक्टिंग रॉलिंग्स बुक। जब सबसे पहले जेके रॉलिंग ने अपनी हैरी पॉटर बुक अलग अलग पब्लिशर्स को दिखाई थी ताकि वो पब्लिश कर सके इनके बुक को, तो उनको रिजेक्ट कर दिया गया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया गया था, क्या रीजन उन्होंने दिया था, तो इसका भी आंसर हमें बहुत ही साफ शब्दों में दिया गया है। कहां पर दिया गया है, आइए मैं आपको दिखा देता हूं। हियर इट इज, ये यहां पर है। देखो लिखा गया है साफ साफ कि एट फर्स्ट सबसे पहले सभी ने मना कर दिया था हैरी पॉटर को पब्लिश करने से पहले। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि सी वॉज टोल्ड दैट प्लॉट वॉज टू कॉम्प्लेक्स। मतलब हैरी पॉटर बुक का जो प्लॉट था, जो बैकग्राउंड था ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स था, मतलब बहुत डिफिकल्ट था समझने में, और इसलिए कोई भी पब्लिशर हैरी पॉटर को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था।
तो क्या रीजन था? शी वॉज टोल्ड दैट प्लॉट वॉज टू कॉम्प्लेक्स, मतलब उसका जो प्लॉट था उस बुक का, यानी बैकग्राउंड था जो उस बुक का, वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था समझने में, कॉम्प्लेक्स था समझने में, बस इसी वजह से रिजेक्ट कर दिया जाता था। ठीक है, तो आपको अब क्वेश्चन नंबर 2 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का भी आंसर देख लेते हैं कि व्हाट वाज द ड्रॉबैक ऑफ अचीविंग फेम, यानी जेके रॉलिंग ने जब धीरे धीरे भाई नाम कमाना शुरू किया ना, तो सबसे पहले उनको क्या ड्रॉबैक दिखा कि जो सेलिब्रिटी लोग होते हैं उनको क्या दिक्कत होती है। तो भाई इस दिक्कत के बारे में इन्होंने इस पैराग्राफ में बताया, आप देख सकते हो कि डे एंड नाइट सी हैड जर्नलिस्ट नॉकिंग ऑन द अनआंसर्ड डोर ऑफ हर फ्लैट। भाई जो जर्नलिस्ट हुआ करते थे ना, वो दिन रात उनके फ्लैट के दरवाजे को खटखटाते थे ताकि वो इंटरव्यू ले सके जेके रॉलिंग का, और जेके रॉलिंग इस चीज से बहुत परेशान थे। तो सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है ये यही है कि जो जर्नलिस्ट थे ना, वो उनके घर, वो उनके फ्लैट पर आकर नॉक करते थे दरवाजे को ताकि वो उनका इंटरव्यू ले सके, लेकिन जेके रॉलिंग अकेले रहना चाहते थे। बस यही एक बड़ा डिसएडवांटेज है, जब इंसान मशहूर हो जाता है ना, तो लोग उसे परेशान करने वाला ज्यादा हो जाते हैं। बस यही इसका आंसर है, दिस इज आंसर नंबर 3। तो समझ में आया आंसर नंबर 3 क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 को हम छोड़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, क्योंकि हमें 6 क्वेश्चंस दिए हैं और करने केवल 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको इनसिक्योर और हेल्पलेस वर्ड का ना सिनोनिम ढूंढना है। क्या ढूंढना है? सिनोनिम ढूंढना है, यानी इस पैसेज के आखिरी पैराग्राफ में आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसका मतलब इनसिक्योर होता है। अच्छा, इनसिक्योर का मतलब क्या होता है आपको पता है ना? इनसिक्योर का मतलब होता है जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो या जो खतरे में हो, वही तो इनसिक्योर होता है ना। इनसिक्योर मतलब जो सिक्योर ना हो। ठीक है, तो चलो लास्ट पैराग्राफ देखते हैं और देखते हैं कि भाई साहब कहां है इसका आंसर लास्ट पैराग्राफ में। तो हियर इट इज, लास्ट पैराग्राफ यहां पर है, आप देख सकते हो। और लास्ट पैराग्राफ में एक वर्ड है, यस, हियर इट इज, वल्नरेबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है? ये देखो, वल्नरेबल का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर खतरा मंडरा रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई मानने वाला है ना, तो आप क्या हो? आप वल्नरेबल हो। ठीक है, आप इनसिक्योर हो। समझ में आ रहा है? तो इनसिक्योर या हेल्पलेस वर्ड का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? वो होगा वनरेबल। ठीक है, तो इट इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का जो सिनोनिम होगा वो होगा वनरेबिलिटी। ओके, नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 इज, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, मतलब ये जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक रॉलिंग टू बिकम वेरी सक्सेसफुल। आप इस ग्राफ को देखकर बताओ कि भाई साहब जेके रॉलिंग को कितने साल लग गए सक्सेसफुल होने में। ठीक है, तो आप देख सकते हो इनकी जो अर्निंग है ये 2010 से स्टार्ट है और 2019 में जाकर इनकी अर्निंग खत्म हुई है इस ग्राफ में। ठीक है, तो इस ग्राफ के अनुसार उनको लगभग 9 साल लग गए थे, 9 ईयर्स लग गए थे टू बी वेरी सक्सेसफुल। ठीक है, बस आपको यही आंसर को अपने वर्ड्स में लिख देना है। क्या लिखोगे आप? कि भाई जेके रॉलिंग टुक 9 ईयर्स टू बी वेरी सक्सेसफुल, यानी जेके रॉलिंग को लगभग 9 साल लग गए बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनने में। ठीक है, चलो अच्छा आगे चलते हैं। नाउ सेक्शन बी पे आते हैं। ये राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन का पोर्शन होता है और 10 नंबर का है, यानी 5 नंबर आपका राइटिंग सेक्शन का है और 5 नंबर ग्रामर का है। ये जो 5 नंबर राइटिंग सेक्शन का है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3 से आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे साफ साफ कह रहा है या क्वेश्चन नंबर 1 करो या 2 करो, दो में से केवल एक करना है। आपको मैं बता दूं कि जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें का जो पहला क्वेश्चन है, ये आप देख रहे हो, ये एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन है। कहां से क्वेश्चन है? ये एनालिटिकल पैराग्राफ का क्वेश्चन है और ये ज्यादा इजी है आपको लिखना। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें का, वो है लेटर, फॉर्मल लेटर लिखना है ऑर्डर प्लेस करते हुए। ठीक है, तो भाई आप या एनालिटिकल पैराग्राफ लिखे हो या फॉर्मल लेटर लिखे हो, बस आपको ये चीज ध्यान में रखना है कि इनका जो फॉर्मेट है वो सही होना चाहिए। अगर आपने एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा हो ना, तो मैं आपको बता दूं, जो एनालिटिकल पैराग्राफ होता है वो 3 हिस्से में डिवाइड किया जाता है। यानी सबसे पहले एनालिटिकल पैराग्राफ की आप शुरुआत करोगे
इस पैराग्राफ के इंट्रोडक्शन से, यानी आप इस पैराग्राफ के बारे में बताओगे कि आप किस बारे में लिखना जा रहे हो, आप किस बारे में लिखने जा रहे हो। आप ऐसे लिख सकते हो कि अ ग्रुप ऑफ एंटरप्राइजिंग यंग एडल्ट्स कंडक्टेड अ सर्वे ऑन रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड फाउंड द फॉलोइंग डाटा। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो हो गया, एक लाइन दो लाइन का। अब आप बॉडी पे आ जाओ। ठीक है, बॉडी ऑफ पैराग्राफ। अब बॉडी ऑफ पैराग्राफ में आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस वाइज, ध्यान रहे आपको सीक्वेंस वाइज लिखना था। ये जो जो डेटा यहां पर दिख रहा है बस इसी को पैराग्राफ में सीक्वेंस वाइज लिख देना था। आपको यहां दिख रहा है ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये कोरोना को लेकर है कि भाई कितने लोग चाहते हैं कि कोरोना के बाद स्कूल खुले। तो 20% लोगों का कहना है कि जब जो कोरोना के केसेस हैं वो 0.3% यानी 1% से भी कम हो जाए तब स्कूल खुले। 28% लोगों का मानना है कि सबको वैक्सीनेशन करा दिया जाए फिर स्कूल खुले। 24% लोगों का मानना है कि भाई केवल एग्जाम और प्रैक्टिकल वर्क के लिए ही स्कूल खोले जाएं। 15% लोगों का मानना है कि केवल क्लास 9 to 12 वाले बच्चों के लिए स्कूल खोले जाए। 8% लोग कह रहे हैं कि सभी क्लासेस के लिए खोले जाए और 5% लोग कह रहे हैं कि भाई हम इस पे कुछ कह नहीं सकते कि स्कूल खोले जाए या नहीं खोले जाए। तो आपको क्या करना है, बस इसी डेटा को एनालाइज करना है। अगर आपने आज के एग्जाम में एक एक सेंटेंस एक एक चीजों के बारे में लिख दिया होगा ना, तो जरूर आपको ये 5 नंबर नहीं तो 4 नंबर तो मिलेगा। 1 नंबर आपके एक्यूरेसी का होता है, आपने कितनी करेक्ट ग्रामर का यूज किया है। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने इस एनालिटिकल पैराग्राफ को लिखते टाइम ना सेम टेंस का यूज किया है ना, तो आपको फुल नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये बात हो गई हमारे एनालिटिकल पैराग्राफ की, और आई होप आपने अपने अपने मन से जरूर बनाकर इस क्वेश्चन का आंसर लिखा होगा। तो मैं इसका आंसर नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता है। आपने 120 वर्ड में एनालिटिकल पैराग्राफ लिखा होगा, ये बहुत ईजी है। ठीक है, अच्छा, और कुछ बच्चे ये भी थे कि जिन्होंने एनालिटिकल पैराग्राफ नहीं लिखा होगा तो लेटर लिखा होगा। लेटर आपको पता है कि ये ऑर्डर प्लेसिंग वाला लेटर आया था कि आपको ऑर्डर प्लेस करना था 4 सोशल स्टडीज की बुक कक्षा 6 से 8 वालों के लिए एनसीईआरटी की। ठीक है, तो आपको पता है यार फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता है, पहले सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद डेट लिखी जाती है। आपने इस फॉर्मेट का यूज किया है कि नहीं ये देख लेना। फिर रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। ठीक है, जैसे सेंडर्स एड्रेस यहां पर क्या है, भेजने वाला कौन है, भेजने वाला कौन है, ये लाइब्रेरियन बीएस पब्लिक स्कूल दिल्ली, ये भेजने वाला है। फिर आपको डेट लिख देनी थी 27 अप्रैल की। रिसीवर कौन है, ये है भैया हमारे मैनेजर ऑफ अमर पब्लिकेशन हाउस। ठीक है, उसके बाद आपको सैल्यूटेशन यानी सर और मैम लिखना था। फिर आपको लिखना था पूरा बॉडी ऑफ लेटर, और लास्ट में योर्स फेथफुली, आपका जो भी नाम हो, यहां पर विक्रम वन्या लिखा है तो विक्रम वन्या अपना लिख देना। तो ये इस तरीके से तुमने लेटर लिखा होगा। तो भाई इस तरीके से आपने ग्रामर का पूरा पोर्शन तो राइटिंग सेक्शन का पूरा पोर्शन तो कर लिया होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 हमारा फेवरेट है, करेक्शन वाला। भाई एरर करेक्शन का ये क्वेश्चन आता है, आपको 3 क्वेश्चन इसमें से करने थे और 3 नंबर का ये एरर करेक्शन का क्वेश्चन था आपके लिए। ठीक है, तो क्या सही होगा वो देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक, यहां पर नहीं होगा, यहां पर एज होगा। जो एयर पोल्यूशन है ना वो ग्लोबल प्रॉब्लम की तरह उभर रहा है। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग, हमने लाइक की जगह एस लिख दिया, ये आपके लिए पहले से ही दिया गया था। तो एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, एमंग द वर्ल्ड नहीं होगा, ये यहां पर फॉर द वर्ल्ड होगा। दुनिया के लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम है ना ये, एमंग द वर्ल्ड नहीं होगा यहां पर। तो भाई एमंग होगा हमारा गलत वाले में, और हमारा जो सही वाला होगा वो होगा फॉर। तो एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल प्रॉब्लम फॉर द वर्ल्ड। जो एयर पोल्यूशन है वो दुनिया के लिए एक ग्लोबल प्रॉब्लम बन गया है। ठीक है, मच ऑफ आवर सिटीज, यहीं पर गलत है। सिटीज क्या है, सिटीज यानी शहर, शहर को हम गिन सकते हैं, और जिस चीज को हम गिन सकते हैं ना उसके लिए हम मच का यूज कभी करते ही नहीं है, मेनी का यूज करते हैं। ठीक है, तो मच का यूज ना करके हम करेंगे मेनी का यूज। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं कि भाई many of our cities have industries which is responsible for 20% of the pollutants। आप देख रहे हो इंडस्ट्रीज हमारा प्लूरल नाउन है, और जो प्लूरल नाउन है तो इज कहां यूज होगा, आर का यूज होगा ना भाई साहब। तो यहां पर हम लिखेंगे गलत वाले में इज और सही वाले में क्या लिखेंगे,
आर लिखेंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा करेक्ट आंसर। ये जो एयर पोल्यूशन इज इमर्जिंग लाइक ए ग्लोबल प्रॉब्लम, ये जो एरर करेक्शन का क्वेश्चन था उसका जो सही वाला है ये है। ठीक है, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ग्रामर के। जो अगला क्वेश्चन है ग्रामर का, ये है हमारा रिपोर्टेड स्पीच से। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं और ये क्वेश्चन हमारा रिपोर्टेड स्पीच का है। देखो इसमें दो लोगों की बातचीत दी गई है, नेहा और ननिता की। नेहा कहती है कि भाई आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। नेहा अपने दोस्त ननिता से कहती है कि भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूं, कल जो हमारा क्लास पिकनिक जा रहा है इस चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं। ननिता कहती है कि हाँ हाँ, क्योंकि बहुत समय बाद हम अपने दोस्तों से और टीचर्स से मिल रहे होंगे। बस आपको इसी को क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल देना है। ठीक है, तो क्या होगा, नेहा टोल्ड नमिता दैट, सबसे पहले तो हम लगाएंगे दैट। नेहा टोल्ड नमिता दैट आई एम। अब देखो जो आई होता है ना, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, और फर्स्ट पर्सन जो हम फॉर्मूला लगाते हैं 1 2 3 अपॉन सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। सब्जेक्ट मतलब जो बोल रहा है, बोलने वाली लड़की है तो हम लिखेंगे शी। नेहा टोल्ड नमिता दैट शी। ठीक है, एम, आई एम है ना, एम चेंज हो जाता है वॉज और वर में। ठीक है, आपको पता होगा। तो भाई नेहा टोल्ड नमिता दैट सी वॉज, अब आगे लिखा ही गया है कि लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक, तो नेहा टोल्ड नमिता दैट सी वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक। अब उसके बाद क्या लिखोगे आप, टुमारो है। अब टुमारो चेंज हो जाता है या तो द नेक्स्ट डे में या द फॉलोइंग डे में, तो आप लिख सकते हो द नेक्स्ट डे भी लिख सकते हो या द फॉलोइंग डे भी लिख सकते हो। चलो मैंने लिख दिया द फॉलोइंग डे, आपका ये सही हो गया। ठीक है, पहला हमने कर लिया। आगे देखते हैं, फिर नमिता ने क्या कहा कि यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नमिता एग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। नमिता इस बात से एग्री करती है और क्या कहती है, कहती है कि भाई वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो आपको बस इसी को कन्वर्ट करना है, वी विल बी मीटिंग को। ठीक है, तो क्या होगा कि वी विल बी, तो यस वी हमारा जो है ये क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, और फर्स्ट पर्सन बोलने वाले के अकॉर्डिंग चेंज होता है, यानी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। बोलने वाला कौन है, ननिता है, और वी क्या है, ये प्लूरल है ना। और जब हम ननिता जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है वो दे हो जाता है। क्या होता है, दे। तो हम स्टार्ट करेंगे कहां से कि दे, ये नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे, और विल चेंज हो जाता है वुड में, दे वुड बी। ठीक है, मीटिंग होगा मीटिंग ही, दे वुड बी मीटिंग, और आवर चेंज हो जाएगा देयर में। ठीक है, तो दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो ये रहा हमारा बिल्कुल सही आंसर। आप देख सकते हो यहां पर, इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इसको इरेज कर देते हैं, इन सारी चीजों को इरेज कर देते हैं, और हमारा जो करेक्ट आंसर है वो आप पूरा, आप इसको क्या कर लो कि एक बार देख लो कि आपने सही किया है कि नहीं किया है। ठीक है, तो क्या इसका सही आंसर होगा कि नेहा टोल्ड नमिता दैट शी वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक द फॉलोइंग डे। नमिता अग्रीड दैट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे वुड बी मीटिंग देयर फ्रेंड्स एंड टीचर। सो दिस इज ऑल अबाउट द भाई राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन। तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों कर लिया है, और जो लिटरेचर का सेक्शन है ना, ये आपको गूगल पर इजीली मिल जाएगा। तो इसका आंसर की मैं आपको बताऊंगा नहीं, आपको करना क्या है, बहुत आसान है। आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर गूगल पर सर्च करना है लिटरेचर का, तो वो क्वेश्चन टाइप करो और सीधा क्या सर्च कर दो गूगल पर, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको सर्च करना हो गूगल पर डाल दो, सब मिल जाएगा। आपको सेक्शन और बी का आंसर गूगल पर नहीं मिलता, इसलिए मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। तो भाई साहब अगर कहीं गलती हुई हो ना, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं आपको जरूर सही करके देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैंने अपना 100% दिया और मुझे पूरा पता है कि कहीं भी गलत नहीं हुआ है आपको आंसर की प्रोवाइड करने में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट, ये जो सेट था हमारा सेट 1 को हमने पूरी तरीके से सॉल्व कर रखा है आपके लिए। तो आई होप कि आप लोगों में से कई लोगों ने ये आंसर की मैच कर लिया होगा, और जिनका क्वेश्चन पेपर नहीं अभी मिला है ना, तो वो एक मेरा मेल आईडी मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं, और उस मेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चन पेपर का क्लियर पिक्चर सेंड कर सकते हो, ताकि मैं आपको अपना आंसर की बता सकूं, फुल सॉल्व करके दिखा सकूं। मेरी आईडी है पीपी पांडे, पीपी पांडे 0720@gmail.com। इस मेल आईडी पर आप अपने क्वेश्चन पेपर की क्लियर पिक्चर
हमें सेंड कर सकते हो अगर आपको अपने क्वेश्चन पेपर का आंसर की चाहिए तो। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो, होप यू हैव लव दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भाई साहब प्यार दिखाइए, लव दिखाइए, ख्याल रखिए अपना अपनों का। मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सत श्री अकाल और जय हिंद।